गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है फाई ई से नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ई ए कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए है। ओके, सरफेस एरिया को फिजिक्स में वेक्टर माना जाता है और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सपोज करो ये वाइट बोर्ड कोई सरफेस एरिया है तो उसका जो डायरेक्शन होगा इस बोर्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जितने भी। ओके, तो इस सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है? एंगल है। इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। जब हम डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ओके, दिस इज फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज ई और कॉस थीटा कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे कॉस थीटा और ई को। सो दिस इज डी ए। सो दिस इज ई कॉस थीटा ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है? ई होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन कूलम रेज़ टू पावर -1 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन को फाइंड आउट करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अब एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी -2 होता है और क्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा? ए टी होगा। दिस इज एम एल टी रेज़ टू पावर -3 ए -1। ये किसका डायमेंशन आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। अब हम डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज एम एल टी रेज़ टू पावर -3 ए -1। डायमेंशन ऑफ ए, एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। कॉस थीटा डायमेंशन लेस होता है तो दिस इज एम एल क्यूब टी रेज़ टू पावर -3 ए -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, यूनिट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन कूलम -1 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन कूलम -1। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वही सेम यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का होगा। इसका हम डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का होगा। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाई ई अपॉन ए होता है। दिस इज ई ए कॉस थीटा अपॉन ए। ए से कैंसिल हो गया, ई कॉस थीटा। तो ई का डायमेंशन आपको पता है
MLT -3a⁻⁻1 होता है, यह भी फाइंड आउट किया गया। ओके, अंडरस्टूड। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कोई क्लोज सरफेस से जो नेट, उसके अंदर कोई नेट चार्ज जितना भी रखा हुआ है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो वह गॉस थ्योरम हमें बताता है। फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? नेट चार्ज। Q क्या है? नेट चार्ज है। ओके, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है वैक्यूम की। ओके, या ओके। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा जो भी नेट चार्ज इनक्लोज किया गया होगा उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ओके, दिस इज द। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला ये भी होता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम बोलते हैं। अब नेट चार्ज से मीनिंग यह है कि सपोज करो ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस। यहाँ पर सपोज करो 3 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है, -4 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है और 2 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? 3 - 4 + 2। सो दिस इज 1 माइक्रो कूलम। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना होगा? 1 माइक्रो कूलम क्या होगा? नेट चार्ज होगा। ओके, सो फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम बोलते हैं। फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। Q क्या है? नेट चार्ज है। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज रखा गया है वह है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉसियन सरफेस। ओके, एनी क्लोज सरफेस नॉट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस हो जो पॉइंट चार्ज से पास नहीं हो रही हो वह गॉसियन सरफेस मानी जाएगी। ओके, इट मे बी एनी शेप एंड मे और मे नॉट एनक्लोज एनी चार्ज। जो किसी भी शेप में हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, उसके अंदर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब देखो फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसी होती है? स्फीयर होता है। कैसा होता है? स्फीयर। फॉर लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है? सिलेंडर होता है। ओके, सपोज करो हमें कोई पॉइंट चार्ज है +Q। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है। इस +Q चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो जो गॉसियन सरफेस स्फीयर बनेगा और इस P पॉइंट से पास होगा। हमें जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस कैसा होता है? पास होता है। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है? स्फीयर होता है। कैसा होता है? स्फीयर बना हुआ है। लाइन चार्ज के लिए सपोज करो इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। कैसा है? इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए सपोज करो ये है अपना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी। क्या बनेगी? सिलेंड्रिकल बनेगी। इस तरह से गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल बनेगी। और हमें जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, मान लो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास होगी। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो गॉसियन सरफेस इस P पॉइंट से क्या होगी? पास होगी। हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस का उस पॉइंट से पास होना जरूरी होता है। ओके, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फीयर होगा।
लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर होगा। यूजेज ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके, गॉसियन सरफेस का क्या यूज है, देखो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करना इजीली नहीं होता है, वहाँ पर हम गॉस थ्योरम का यूज करके या गॉसियन सरफेस का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इट इज यूज्ड टू इजीली कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू सर्टेन चार्ज सिस्टम और चार्ज बॉडीज वेयर यूज ऑफ कूलम्स लॉ इज क्वाइट डिफिकल्ट। जहाँ पर कूलम्स लॉ का यूज करना थोड़ा कठिन होता है, वहाँ पर हम गॉस लॉ या गॉसियन सरफेस का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस हम कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पता कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहीं पर किसी आर डिस्टेंस पर, उसके फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं, या फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी इंटेंसिटी का फार्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं, फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसमें हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फिनिट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, दो इन्फिनिट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैं इस तरह से, तो उसमें भी हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, बाहर, इस तरफ या इस तरफ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, हम इसका डेरिवेशन करते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम का, इसको हम ड्राइव करते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सपोज करो एक कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, कैसा है, प्लस क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इस पी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। ये कोई पॉइंट चार्ज है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, कितना है, आर है, प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो हम एक गॉसियन सरफेस को बनाएंगे, एक स्फीयर बनेगा, क्या बनेगा, स्फीयर, इस तरह से, इस तरह से स्फीयर बनेगा। ओके, अब इस पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ओके, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ पर हम एक सरफेस बनाएंगे, इस सरफेस को ले लेते हैं, सपोज करो एक छोटा सा सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और एरिया का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इस तरफ होगा। ओके, अब देखो तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है। यहाँ पर ई और डी ए के बीच का एंगल कैसा है, 0 डिग्री है। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ई को हम बाहर ले लें, तो इस सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, अब डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल आर ले लें, रेडियस को क्या ले लें, कैपिटल आर ले लें हम रेडियस को। ओके, कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गॉस थ्योरम से हम फाई ई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गॉस थ्योरम से, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ई इक्वल टू हो जाएगा अपना, ई इक्वल टू देखो एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, साथ में 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल आर भी ले सकते थे। ओके, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का हमने डेरिवेशन कर लिया, किसकी वजह से,
पॉइंट चार्ज की वजह से गॉस थ्योरम का यूज करके। अब हमें कूलम्स लॉ का ड्राइव करना है, तो हम सपोज करें कि यहाँ P पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q0। क्या रखा हुआ है? कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू कितना होता है? F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। कितना होता है? Q इंटू ई होता है। तो Q0 इंटू ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Q0 इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि हमें इस Q0 पर पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो दिस इज F इक्वल टू Q0 और E की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? ये कूलम्स लॉ है। दिस इज द कूलम्स लॉ। F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q0 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। ओके, इसी में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी क्या किया? फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। E इक्वल टू 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन एल होगा। क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल होगा। ओके, सपोज करो ये इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। कैसा है? इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। ओके, और अब इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हमें इस P पॉइंट पर, जो P पॉइंट इस लाइन से R डिस्टेंस पे है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें पहले से पता है कि इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बनती है वो क्या बनती है? सिलेंडर बनती है। क्या बनती है? सिलेंडर बनती है। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को क्या किया? बना लिया। उस P पॉइंट पर पता करना है, तो गॉसियन सरफेस को P पॉइंट से पास करवाया गया। अब यहाँ पर देखो दो सरफेस बनेंगी। एक सरफेस तो ये बनेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और DA एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पर भी एक सरफेस यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एरिया का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो गॉस थ्योरम से यहाँ पर क्या होगा? फाई ई इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DA। क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DA होगा। हम इस P पॉइंट पर पता कर रहे हैं। तो फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E DA cos 0 होगा। यहाँ पर E और DA के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है, तो cos 0 हो गया। अब फाई ई इक्वल टू E कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन DA बचा। अब इस सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया। हम इस कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πRL होगा। 2πRH होता है। यहाँ पर हाइट कितनी है सिलेंडर की? L है, तो वो कितना हो जाएगा? 2πRL हो जाएगा। अब गॉस थ्योरम का हम यूज करेंगे। यहाँ पर गॉस थ्योरम से हम फाई ई को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फाई को Q अपॉन ए। तो दिस इज Q अपॉन, नहीं, फाई को हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे गॉस थ्योरम से। क्या लिखेंगे? फाई ई को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2πRL हो गया। अब हम E को फाइंड आउट कर लें, तो E इक्वल टू होगा 1/2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा अपना 1/2πε0 Q L R। अब देखो हम Q अपॉन L को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख लें, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन L अपॉन R।
अब हम Q अपॉन L को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इक्वल टू हो जाएगा अपना, दिस इज बिकम इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। 2 से इधर इंटू करेंगे और 2 से इधर इंटू करेंगे तो हम ये फार्मूला ड्राइव हो गया अपना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये फार्मूला क्या हो गया अपना, ड्राइव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, अंडरस्टूड। वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ आर है। अब देखो, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड टुवर्ड्स द लाइन। ओके, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोई इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो सिग्मा का फार्मूला होता है Q अपॉन ए। यदि हम चार्ज को एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, उसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, चार्ज उसमें क्या हो, सारी सीट पर क्या हो, चार्ज हो। ओके, तो उसका जो फार्मूला होता है वो इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। सपोज करो ये 2 इन्फिनिट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैं, हमें इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पर 3 पोजीशन है, इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो, इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है यदि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, उस प्लेट से दूर होगा, कैसा होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। और यदि चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेट होता है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं, सपोज करो हम इस P पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस P पॉइंट, इस प्लेट की वजह से इस P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, सपोज करो वो E1 है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, प्लेट से दूर होगा कि नहीं होगा। अब इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो E2 है, तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस प्लेट से दूर होगा, क्योंकि दोनों पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखो E1 क्या होगा, सपोज करो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1 है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 है। इस पहले वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और दूसरे वाले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। तो रिजल्टेंट E क्या हो जाएगा, E इक्वल टू यहाँ पर होगा E1 माइनस E2 ले लें हम। अब E1 क्या होगा, यहाँ पर E1 होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके, अंडरस्टूड। E हो जाएगा यहाँ पर इस दोनों प्लेट के बीच में। अब यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम सपोज करो इस पॉइंट पर पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर ये P डैश पॉइंट है, या इसे अपन क्या ले लें, Q पॉइंट ले लें। इस Q पॉइंट पे यहाँ पर कितनी होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सपोज करो इस चार्ज, इसकी वजह से कितनी होगी, यहाँ पर इसका डायरेक्शन ए होगा। इस फर्स्ट प्लेट की वजह से हमने E1 माना है, और सेकंड प्लेट की वजह से क्या माना है, E2 माना है। तो सेकंड प्लेट की वजह से E2 का डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम होगा, इसी तरफ होगा। दोनों के डायरेक्शन कैसे होंगे, सेम होंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉइंट पर पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेट से अवे होगा, तो E2 इधर होगा डायरेक्शन, E1 का भी यहाँ पर होगा डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q कितना होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम हैं। दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, E1 का भी डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन भी इस तरफ है। अब E1 कितना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब सिमिलरली इस पॉइंट पर मान लो पॉइंट कोई आपका आर पॉइंट ले लो इधर, इस आर पॉइंट पर भी यही फार्मूला होगा, होगा कि नहीं होगा। आर पॉइंट पर देखो E1 का भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, E2 का भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों ऐड होके ये हो जाएगा। तो दोनों प्लेट के बिटवीन ये वाला फार्मूला होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और दोनों प्लेट के इस साइड एंड दिस साइड ये फार्मूला होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर एक स्पेशल केस भी बन सकता है। स्पेशल केस ऐसा बन सकता है कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो। मान लो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम हो। अब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो गया। और सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो गया, तो 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम इस केस में आते हैं। सपोज करो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट है। ओके, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सिग्मा 2 है। ओके, अब हम इस मिडिल पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। E1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लेट के अवे होगा, और E2 का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा E2 का डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। सो दिस इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। अब हम सपोज करो यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर सपोज करो ये R पॉइंट है या यहाँ पर Q पॉइंट। तो देखो इस प्लेट की वजह से, प्लेट 1 की वजह से, प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा E1 का, और प्लेट 2 की वजह से E2 का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q एंड R, Q एंड R पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 होगा। तो दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। ओके, अब सपोज करो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे हैं, इक्वल हैं। हम सपोज करते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे हैं, इक्वल हैं। नाउ इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम हो, तो एट P पर क्या हो जाएगा, एट P। अब ये दोनों इक्वल हैं तो P पे जो E होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जी दोनों ऐड होंगे, इसकी जगह हम सिग्मा लिखेंगे, इसकी जगह सिग्मा लिखेंगे, तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसा केस कब बनता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बनता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है, वो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती है, तो उन दोनों प्लेट के बीच में
जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब आर और क्यू पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, दोनों सेम होंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एट आर एंड क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर एंड क्यू पे इस पॉइंट पे ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब के लिए कंडीशन है, जब प्लेट 1 और प्लेट 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो, तो इन बिटवीन द प्लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और प्लेट के दोनों तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी। एक जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करते हैं या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ओके, जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर कितनी होती है, ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। सपोज करो क्यूब के अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उसके लिए अपना जो फार्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो हम उसे क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, उसे हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। व्हेन अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। यदि किसी एक कॉर्नर्स में हम क्यू चार्ज प्लेस कर दें, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब थ्रू ऑल द 6 फेसेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 × 10⁻³ आई कैप, क्या है ये, आई कैप, न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द बायजेट प्लेन। ओके, तो देखो ये एक्स एक्सिस लिया गया है, ये बाय एक्सिस लिया गया है, ये जेड एक्सिस लिया गया, उसका जो सरफेस है वह कैसा है, बायजेट प्लेन के पैरेलल है, बायजेट प्लेन के सरफेस पैरेलल है। इसका मीनिंग है सरफेस का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। जो प्लेन है वह बायजेट प्लेन के पैरेलल है, जो स्क्वायर है वह बायजेट प्लेन के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग ये है कि उसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आई कैप के डायरेक्शन में है, मींस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो देखो वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू होगा 3 × 10⁻³ आई कैप हो गया। अब हम ए डी एस निकालें, देखो डी एस इक्वल टू क्या होगा, इसकी साइड कितनी है, जो इसकी साइड दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 × 10 = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और वेक्टर डी एस हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ आई कैप। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है उसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अब फाई क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब हम दोनों का डॉट कर देंगे यहाँ पर, ई कितना है 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 100 × 10⁻⁻4 आई कैप। ओके, तो दिस इज, देखो ए अपना रहेगा 3 × 100
इंटू 10⁻⁻1 आई कैप, इस तो 3 इंटू 10 आई कैप हो जाएगा, मीन्स नहीं आई कैप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप है अपना, आई कैप और आई कैप मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है। तो अपना ये आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन पर कूलम। कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन पर कूलम अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कितना बना रहा है, एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। जो डी एस और ई के बीच में एंगल कितना है, जे ई वेक्टर है, जे डी एस वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको पता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। सो दिस इज ई डी एस cos 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ओके, अब ई की वैल्यू रख दें हम। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10⁻³ और डी एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 इंटू 10⁻⁻4 cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दिस इज फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 15, इसमें न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, अपन को फाई ई की यूनिट लिखना पड़ेगी। फाई ई की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ए की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आएगा, और ये वाला भी आंसर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा। ओके, अंडरस्टूड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपना अ पॉइंट चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। कोई 10+ माइक्रोकूलम का चार्ज है जो किसी स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो हम उस 10 सेंटीमीटर साइड का हम एक क्या बनाएंगे, क्यूब को बना लेंगे। सपोज कर लेंगे कि वो 10 सेंटीमीटर साइड का कोई, तो यहाँ पर एक स्क्वायर को सपोज कर लिया, क्यूब को सपोज कर लिया गया, ये उसकी साइड है। तो इस क्यूब के सेंटर पे +10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, इससे टोटल फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। कितना निकलेगा, Q/ε0, जो सभी इसके 6 फेसेस से निकलेगा। क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। तो फाई ई इक्वल टू Q/ε0 इस 6 फेसेस से निकलेगा। अब हमें इस वाले फेस से पूछा गया है कि इस एक फेस से कितना निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, फाई ई डैश हो जाएगा 1/6 Q/ε0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है आपको 10 इंटू 10⁻⁻6। 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻6 होती है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, दिस बिकम 1.88 इंटू 10⁻5। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उसने आपसे पूछा है कि कोई स्क्वायर की प्लेट है, उस स्क्वायर की प्लेट से 5 सेंटीमीटर के ऊपर 10 माइक्रोकूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। 10 माइक्रोकूलम का उस पर चार्ज रखा, उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो बताओ इस स्क्वायर प्लेट से कितना नेट फ्लक्स निकलेगा। तो हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया।
इस स्क्वायर की साइड के इक्वल। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? phi E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अब हमें सिर्फ एक फेस का चाहिए है, ये सभी 6 फेसेस से निकल रहा है, तो एक फेस का चाहिए है, तो हम उसे 1/6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक फेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicate that net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो phi E दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? phi E। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो हम यहाँ पर सपोज कर लें लेट Q इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो आपको पता है phi E इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? phi E इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू हम पुट कर लें। phi E आपको दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 17.832 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये अपने पहला एक आंसर आ गया। अब बी में उसने पूछा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट। देखो ऐसा है, यदि किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 निकल रहा है तो वह ये इम्प्लाई नहीं करता कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज हो सकता है, पर वो कैसे होंगे चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होगा। नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो हम इस बी का आंसर लिखेंगे कि नो इट इज नॉट कंक्लूड दैट द चार्ज इनसाइड द सरफेस है इनसाइड द बॉक्स इज 0, बट इट कंक्लूड दैट नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। सपोज करो डाइपोल रखा हुआ है, अब डाइपोल पे उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, तो एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बॉक्स के अंदर चार्ज तो है, पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फिर नेट चार्ज 0 होने की वजह से जो सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वह कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तो उसने बोला इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर इज वन नो चार्ज। तो लिखेंगे नो वी नॉट कंक्लूड देयर इज नो चार्ज, बट नेट चार्ज मस्ट बी 0। नेट चार्ज कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। NCERT क्वेश्चन 1.19 A point charge of 2.0 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9.0 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? तो यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज होगा। phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q 2.0 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो दिस इज 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन⁻⁻1 कूलम स्क्वायर मीटर⁻⁻2 होती है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एज ऑफ द क्यूब की। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। के NCERT क्वेश्चन 1.20 है ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10.0 centimeter radius centered on the charge. If the
रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो कोई इतना फ्लक्स निकल रहा है किसी गॉसियन सरफेस से, अब उस गॉसियन सरफेस की हम रेडियस को डबल कर दें तो तब भी इतना ही फ्लक्स निकलेगा उससे, रेडियस पे डिपेंड नहीं होता है फ्लक्स गॉसियन सरफेस के। तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (⁻⁻1)। ये पहले का आंसर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस की रेडियस पे डिपेंड नहीं होता है, गॉसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड नहीं होता है। रेडियस को हम डबल कर दें, 3 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें, रेडियस को हाफ कर दें, तो जो फ्लक्स होगा वो सेम फ्लक्स निकलेगा, जितना पहले फ्लक्स निकला था उतनी फ्लक्स अभी निकलेगा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, बी में हम इसमें गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, phi = Q/ε0 इसका यूज होगा। तो Q = क्या हो जाएगा, phi e × ε0 होगा। phi e की वैल्यू हमें दी हुई है, जो phi e की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू दी हुई है, तो दिस इज -1.0 इंटू 10⁻³ ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। तो ये आ जाएगा अपना 8.85 माइनस इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये चार्ज हो जाएगा इतना अपना। इसको हम ऐसे भी -8.85 नैनो कूलम क्या हो जाएगा अपना, ये चार्ज हो जाएगा, उससे इतना चार्ज रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। NCERT क्वेश्चन 1.22, अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 8.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा कितना दिया हुआ है, 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ओके, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, दिस इज 2.4/2 = 1.2 मीटर, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = होता है Q/A, क्या होता है, Q/A होता है, तो Q = हो जाएगा सिग्मा A, Q = कितना हो जाएगा, सिग्मा A। अब A की स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², ये होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, 4πr² स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको हम 80.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज 80.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4πr, आर की वैल्यू दी हुई है हमें 1.2 का स्क्वायर। ओके, ये आर की वैल्यू दी हुई है, सो Q = हो जाएगा अपना 80.0 इंटू 4π इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम हो जाएगा। अब व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, तो देखो सेकंड में पूछा गया है, बी में phi e पूछा गया है, phi e = क्या होगा, Q/ε0 होगा। Q आपको पता चल गया 1.45 इंटू 10⁻³ है, ε0 8.85 इंटू 10⁻12 होगा। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, कोई इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है
वह 9 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम का फील्ड प्रोड्यूस करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये 1.23 NCERT। ओके, कोई ये लीनियर चार्ज है इन्फिनिट इस तरह से। ओके, इसके किसी 2 सेंटीमीटर P पॉइंट पर, ये 2 सेंटीमीटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर E कितना है, E दिया हुआ है यहाँ पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें पता है कि इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 λ/r। ये होता है इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। तो E कितना है, दिस इज 9 × 10⁻⁴, दिस इज इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ 2 λ। R हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये मीटर हटा देंगे हम यहाँ से। अब हमें 2 लैम्डा की वैल्यू चाहिए है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस इज 9 × 10⁻⁴ इंटू 2 × 10⁻⁻2 अपॉन 9 × 10⁻9 इक्वल टू 2 लैम्डा। ओके, 9 से 9 कैंसिल हो गया ये। ओके, तो अपना जो लैम्डा होगा वह लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू होगा यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू 2 × 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻9 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब 10⁻⁴ -2 -9, तो लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁻7 लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो कूलम्ब पर मीटर, COULOMB कूलम्ब पर मीटर क्या हो जाएगा अपना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। ओके, अंडरस्टूड। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17.0 × 10⁻⁻22 coulomb per meter square. What is the magnitude of intensity of electric field in the outer region of the first plate के outer region में? Okay, in the outer region of the second plate, in between the plates। इन प्लेट्स को हम क्या किया कि ड्रा कर लिए, 2 प्लेट्स हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। सिग्मा यहाँ पर दिया हुआ है 17.0 × 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको सिग्मा दिया हुआ है। ओके, अब फर्स्ट ये देखिएगा, in the outer region of the first plate, if this is one is first plate, this one is second plate। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में सपोज करो इस P पॉइंट पर निकालना है हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज करो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, E1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। नेगेटिव प्लेट की वजह से E2 होगा, उसका डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, तो ये E2 होगा। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो E एट P, E क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2 होगा। अब E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी कितनी होगी, 0 होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। अब सेकंड, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सपोज करो ये क्यू पॉइंट है, तो देखो इस फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। सेकंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, E2 होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेकंड बी का आंसर क्या हो गया अपना, ये भी 0 हो गया। अब सी, इन बिटवीन द प्लेट्स, तो इन बिटवीन द प्लेट्स देखो E1 का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और E2 का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। देखो फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस प्लेट से क्या होता है, अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, तो E1 आ गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दिस इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू आपको ये दी हुई है 17.0 इंटू 10⁻⁻22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम्ब क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।